last video we have studied about the determination of exchange rate, how we determine the exchange rate. It means हमने पढ़ा था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से, तो हमने ये पढ़ा था कि जहाँ डिमांड और सप्लाई का फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिटरमाइंड होते इंटरसेक्ट होते हैं, वो रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाती है और वो क्वांटिटी फॉरेन एक्सचेंज क्वांटिटी कहलाती है. अब in present video we are going to study about the changes in exchange rate. अब ये एक्सचेंज रेट जो हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, दैट इज OR. अब OR से ये OR1 या OR2 हो रही है, तो ये यहाँ इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है, E से E1 हो रहा है या E से E2 हो रहा है, तो वो हो सकता है चेंजेस इन डिमांड और चेंजेस इन सप्लाई. चेंजेस इन डिमांड में दो तरह से चेंजेस होगा, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड. ऐसा आप पहले भी पढ़ चुके हैं माइक्रो में. अब अपन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड को वी आर गोइंग टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम. यस, मैंने यहाँ पे जो बनाया है दैट इज डिटर्मिनेशन, जो हम पहले पढ़ चुके थे वही डायग्राम है. यहाँ पे आप देख रहे हैं OR इज द एक्सचेंज रेट and OQ is the quantity of foreign exchange rate, quantity for foreign exchange rate, and E is the equilibrium point. और ये X एक्सिस पर हमने लिया है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और OY एक्सिस पर है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ डॉलर पर यूनिट डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज. तो ये तो हमने जो डिटर्मिनेशन वाला डायग्राम है वही डायग्राम बनाया है. अब जो हम पढ़ रहे हैं चेंज इन डिमांड पढ़ रहे हैं. अब चेंज इन डिमांड में हम इंक्रीज इन डिमांड पढ़ रहे हैं. अगर प्रेजेंट क्वांटिटी, प्रेजेंट रेट दैट इज OR इज द प्रेजेंट रेट एंड OQ इज द प्रेजेंट क्वांटिटी. अब OR रेट पर अगर डिमांड बढ़ जाती है, OR रेट पर अगर डिमांड बढ़ जाती है, then the demand curve will shift to the right. मैंने क्या किया, प्रेजेंट रेट OR पर डिमांड को बढ़ाया, यानी क्वांटिटी को बढ़ाया. OQ क्वांटिटी से OQ1 हो गया, OQ क्वांटिटी से OQ1 हो गया. देन अब जब क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं जब हम क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं यानी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा करने से डिमांड कर D1 शिफ्ट हो गया है. D से कहां शिफ्ट हो गया है, डिमांड कर D1 पर. अब जब डिमांड कर D1 पर शिफ्ट हो गया है, मोर ऑफ द कंट्रीज आर वांट्स द फॉरेन एक्सचेंज. इट मींस मोर कंट्रीज वांट्स द डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी. अगर डॉलर की मांग ज्यादा है तो क्या होगा, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो नया एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाएगा और एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा. अब OR से क्या हो गया है, OR1 एंड द न्यू इक्विलिब्रियम इज लाइक E1. पहला प्रेजेंट इक्विलिब्रियम रेट था OR. अब प्रेजेंट रेट, सी हियर इज द प्रेजेंट रेट OR. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, द प्रेजेंट रेट इज OR एंड द प्रेजेंट क्वांटिटी इज OQ. ये जो इक्विलिब्रियम रेट थी जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कैसे डिटरमाइन होती है. लेकिन अब प्रेजेंट रेट पर अगर क्वांटिटी बढ़ गई है, देखो मैंने एरो बनाया है बढ़ने का, और जब ये क्वांटिटी बढ़ गई है, इस पर सप्लाई तो है ही क्योंकि सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रही है, तो डिमांड कर्व एक नया शिफ्ट हो जाएगा, D से D1 फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड. डिमांड बढ़ने के कारण डिमांड कर्व D से कहां शिफ्ट हो गया है, D1. मैंने D को डार्क लाइन से बनाया और D1 को कट लाइन से बनाया ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए. और इस तरह से मैंने नया इक्विलिब्रियम रेट डिसाइड हो गया है, दैट इज E1. और क्योंकि डिमांड बढ़ी है तो रेट भी बढ़ जाएगी. अब क्योंकि मार्केट में मोर पर्सन वांट्स डॉलर, दैट्स व्हाई इट्स रेट इंक्रीज. इट मींस अगर हम इसको डोमेस्टिक कंट्री के डोमेस्टिक करेंसी के टर्म में लें तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है, लेट्स थिंक एंड लेट मी नो कि डोमेस्टिक करेंसी में क्या चेंजेस हो रहा है. अब हमने यहाँ पर जो चेंजेस किए हैं ना, डिमांड को बढ़ाया है, रेट बढ़ गई है, तो इसका फर्क फॉरेन करेंसी, मोर पीपल वांट्स द फॉरेन एक्सचेंज, मोर पीपल वांट्स द डॉलर. और इसका इफेक्ट
अपनी डोमेस्टिक करेंसी पर क्या पड़ेगा अगर हम डॉलर को इन टर्म्स ऑफ रुपी पढ़ रहे हैं? तो इसका आंसर होगा कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। डेप्रिशिएट का मतलब हमने पढ़ा है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब इसका मतलब रुपी की वैल्यू कम हो गई है बिकॉज मोर पीपल वांट्स फॉरेन एक्सचेंज डॉलर। बहुत सारे लोग डॉलर पाना चाहते हैं, इसीलिए इन टर्म्स ऑफ रुपी कंपैरिजन में लिया है ना अपने, डॉलर पर यूनिट डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी, दैट्स व्हाई रुपी की वैल्यू कम हो गई है, दैट इज वी कॉल द डेप्रिशिएट इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगर रेट R1 होती है। अब हम इसका रिवर्स चलते हैं, उल्टा। देखो अभी तो प्रेजेंट OR रेट पर हमने क्वांटिटी को बढ़ाया यानी डिमांड बढ़ी, OR प्रेजेंट रेट पर हमने डिमांड को बढ़ाया तो OQ से OQ1 पर गए और OQ1 पर जाते ही एक नया इक्विलिब्रियम E आया और इस नए इक्विलिब्रियम के कारण रेट नई डिसाइड हो गई, दैट इज R1, रेट बढ़ गई। अब आते हैं इसका रिवर्स पॉइंट, इंक्रीज इन डिमांड हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं डिक्रीज इन डिमांड। इफ द प्रेजेंट रेट पर हम अपनी क्वांटिटी को कम कर दें, प्रेजेंट रेट पर अगर हम अपनी क्वांटिटी को कम कर दें, देन क्या होगा? देन ये होगा कि एक नया इक्विलिब्रियम यहां पर भी आ जाएगा। इस प्रेजेंट रेट पर मैंने क्वांटिटी को कम कर दिया यानी बैकवर्ड शिफ्ट, और बैकवर्ड शिफ्ट का इफेक्ट क्या पड़ेगा? डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू D से D2, D से D2 में शिफ्ट हो गया है और ये नया इक्विलिब्रियम रेट आ गया है E2। और अगर डिमांड कम होगी तो रेट भी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। डिमांड बढ़ने पर रेट बढ़ गई फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड कम होने पर रेट कम हो गई और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E2। आप चाहें तो इस डायग्राम को सेपरेट भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इस डायग्राम को एक ही डायग्राम में शो कर सकते हैं। यस, अभी हमने पढ़ा था चेंज इन डिमांड और डिमांड का फॉरवर्ड शिफ्ट भी पढ़ा था, तो D से D1 गया था और बैकवर्ड शिफ्ट भी पढ़ा था, D से D2 भी गया था। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगर डिमांड में चेंज हो सकता है तो क्या सप्लाई में भी चेंज हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली चेंज इन सप्लाई। सप्लाई कौन चेंज कर सकता है ये अपन पढ़ चुके हैं, है ना, जो हमने हु डिमांड और हु सप्लाइज। कौन सप्लाई करता है? फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज कौन सप्लाई करता है और फॉरेन एक्सचेंज किस किस चीज के लिए सप्लाई हो सकती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब चेंज इन सप्लाई भी दो तरह से होगा, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई भी दो तरह से हो सकती है, सप्लाई कम भी हो सकती है और सप्लाई ज्यादा भी हो सकती है, डिक्रीज इन सप्लाई। और अपन जो भी ये पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर को पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी। ये जो बेसिक चीजें हैं ये आप ध्यान रखेंगे ताकि आप डायग्राम को और अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा आपको। सो इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई वी आर गोइंग टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सप्लाई का ओके क्वांटिटी OR रेट Here we have the diagram like that, the demand and supply of foreign exchange on the OX axis, and on OY axis we are having the rate of foreign exchange. Now see, this is the demand curve D and this is the supply curve S, and this is the equilibrium rate OR and this is the equilibrium quantity that is OQ। यानी OR रेट पर हम OQ क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं प्रेजेंट रेट पर और इतनी ही सप्लाई भी है। नाउ एट द इक्विलिब्रियम रेट इफ द सप्लाई इंक्रीज, अगर इक्विलिब्रियम रेट पर सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या होता है? लेट्स सी, दिस इज सप्लाई कर्व, दिस शिफ्ट S2 S1। अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है S1 पर यानी मोर कंट्रीज वांट टू एक्सचेंज डॉलर
अगर डॉलर ज्यादा है मनी मार्केट में यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर डॉलर ज्यादा आया हुआ है तो क्या होगा, डॉलर की प्राइस कम होगी। सी यानी सप्लाई डॉलर की बढ़ी है, मोर कंट्रीज वांट्स टू एक्सचेंज डॉलर, मोर कंट्री ने डॉलर को सप्लाई कर रखा है मार्केट में, यानी नए सप्लायर्स आ गए हैं। नए सप्लायर्स आने पर हमारी डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन इसका इफेक्ट रेट पर भी पड़ेगा, रेट भी चेंज हो जाएगी, रेट कम हो जाएगी R1 और क्वांटिटी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है OQ1, क्वांटिटी बढ़ी, रेट कम हो गई और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, दैट इज E1। इसे हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। द सप्लाई इंक्रीज इन सप्लाई, द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई। एंड सप्लाई कैसे बढ़ती है? क्योंकि मोर कंट्रीज ने ज्यादा सप्लाई दे दी है, ज्यादा से मोर और मोर कंट्रीज विल सप्लाई डॉलर इन द एक्सचेंज मार्केट, दैट्स व्हाई सप्लाई इंक्रीज। एंड व्हेन द सप्लाई इंक्रीज वी इंक्रीज द क्वांटिटी, है ना। और क्वांटिटी बढ़ने पर क्या हो गया, ऑलरेडी रेट भी कम हो गई, क्योंकि सप्लायर्स ज्यादा है किसी भी चीज के। ये तो फॉरेन एक्सचेंज है, लेकिन माइक्रो में आप पढ़ चुके हैं व्हेन मोर सप्लायर्स आर कम इन द मार्केट द रेट विल ऑटोमेटिकली डाउन। क्यों? क्योंकि जो नया सप्लायर आएगा वो प्रेजेंट रेट को कम करने की कोशिश करेगा, तभी वो सप्लाई दे पा रहा है। अब हम इसका रिवर्स इफेक्ट पढ़ते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई, है ना। डिक्रीज इन सप्लाई यानी सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। मैं ये एरोज हटा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। सी अब क्या हो रहा है, सप्लाई कम हो गई है, सप्लाई कम हो गई है यानी मार्केट में एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं है तो हम अपनी क्वांटिटीज को क्या करेंगे, कम क्वांटिटीज को क्या करेंगे, OQ की जगह OQ2 क्वांटिटी ले रहे हैं, यानी कम क्वांटिटी ले रहे हैं। और जब हम कम क्वांटिटी लेंगे तो क्या होगा, रेट भी कम हो रही है। रेट क्यों कम हो रही है? क्योंकि सप्लायर्स नहीं है मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर है ही नहीं, इसीलिए सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है, S से S2। और बैकवर्ड शिफ्ट होने का क्या इफेक्ट पड़ा, R2, नई एक्सचेंज रेट आ गई जो कि हायर है, ज्यादा है। Foreign exchange market. Foreign exchange market is a place. It cannot be a place. It is a system. यानी foreign exchange market is a system where buyers and sellers meet and do the transactions. अब वो कैसे transactions करेंगे? It means that persons are buying and selling of foreign currencies. यानी हम ये कह सकते हैं foreign exchange market is a market where buyers and sellers do the transactions of buying and selling of foreign currencies. यानी अब ये कौन हो सकते हैं बायर्स और सेलर? इट कैन बी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इट कैन बी फर्म, कोई फर्म हो सकती है, इट कैन बी सेंट्रल बैंक, इट कैन बी कॉमर्शियल बैंक्स, और इवन इट कैन बी द ब्रोकर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ब्रोकर्स मीन्स दलाल, दलाल भी हो सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज के। यानी अब हम ये देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक प्लेस नहीं है, यह एक सिस्टम है जहाँ पे फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नॉट अ प्लेस, इज अ सिस्टम वेयर large number of foreign currencies are exchanged, traded in foreign exchange market. Yes, foreign exchange market का मीनिंग हमने देख लिया था अभी। अब हम देख रहे हैं इसके फंक्शन कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आखिर काम क्या क्या करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पहला काम है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या ट्रांसफर होता है? परचेसिंग पावर ट्रांसफर होती है। That purchasing power transferred between the two countries that are involved in the exchange. ऐसी दो कंट्रीज जो आपस में एक्सचेंज कर रही हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ USA and India, USA is transferring dollar and on behalf of dollar it takes a rupee. So अगर हम ट्रांसफर देख रहे हैं तो USA और इंडिया के बीच में ट्रांसफर हो रहा है परचेसिंग पावर का, और वो दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है। इट कैन बी USA इंडिया, इट कैन बी अदर कंट्रीज ऑल्सो। ये दो कॉम्बिनेशन कंट्रीज का कोई और कंट्रीज भी हो सकती है। अब इस परचेसिंग पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, और वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बैंक ड्राफ्ट
और इवन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। सो ध्यान रखेंगे, ट्रांसफर फंक्शन होता है परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करना। Now we are having the second function, that is credit function. That credit function is provided for foreign trade, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार जो दो देशों के बीच में होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का। और that credit function is provided for generally 3 months, और ये 3 मंथ्स के लिए वो पेमेंट करना, और 3 मंथ के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट उस बिल को पे कर लेता है। इस क्रेडिट फंक्शन में मैंने आपको बताया था that foreign exchange market provide the credit for generally 3 months for the foreign trade, international trade के लिए, विदेशी व्यापार के लिए for credit provide किया जाता है for 3 months। और ये credit जो provide किया जाता है वो importer को provide किया जाता है, और in between the 3 months the importer take the possession of the consignment and he will sell it and make the payment for that goods or that consignment। So here is we have the credit function और ट्रांसफर फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, परचेजिंग पावर ट्रांसफर करना, और इस तरह की 2 फंक्शन है। नाउ वी आर हैविंग द थर्ड फंक्शन, हैविंग द थर्ड फंक्शन हेडजिंग फंक्शन। हेडजिंग फंक्शन को आप फ्रीज से समझ सकते हैं। हेडजिंग फंक्शन में बायर्स और सेलर्स ऑफ दैट कंट्री जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मिलते हैं वो फ्यूचर के लिए सौदा कर लेते हैं, यानी फ्यूचर ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, और फ्यूचर ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट रेट को फ्रीज कर देते हैं, प्रेजेंट रेट को हैज कर देते हैं, यानी अभी वाली रेट को इन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं। मान लेते हैं अगर अभी जो डॉलर की रेट मान ले रहे हैं 60 रुपीज है, और इन फ्यूचर में वो कम ज्यादा ना हो, उसमें ज्यादा वेरिएशन ना आए, इसीलिए अभी प्रेजेंट रेट में उसको फिक्स कर दिया जाता है ताकि आने वाले फ्यूचर के लॉसेस से बचा जा सके। तो ये हेडजिंग फंक्शन है, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो वी हैव I cleared you all the 3 functions of the foreign exchange market. Let's you study about these, make the notes or see the video. Having any kind of doubt, you can make me comment, I will answer you. Now next topic we are having the kinds of foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज के काइंड, यानी मार्केट पढ़ा था हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के क्या क्या काइंड्स हो सकते हैं? तो पहला है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट is a market where transactions are held immediately. Where transactions are held immediately, it means the buying and the selling of the foreign exchange is made on the prevailing rate, that is immediately। यानी immediately जो रेट है, स्पॉट रेट भी हम इसे कहते हैं, जो स्पॉट रेट पर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं that are स्पॉट मार्केट में होते हैं। अब लेकिन फिर भी हम जो पढ़ रहे हैं कि स्पॉट मार्केट में जो इमीडिएटली होते हैं ट्रांजैक्शन, लेकिन फिर भी 2 days टाइम मिलता है ट्रांजैक्शंस को फॉर क्लियरेंस ऑफ चेक्स। और जो सेकंड मार्केट है दैट इज फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट इज अ मार्केट वेयर ट्रांजैक्शन आर हेल्ड फॉर द फ्यूचर डेट्स। फ्यूचर डेट्स पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फॉरवर्ड मार्केट में होते हैं, नॉट नाउ। इट मींस रेट्स आर नॉट डिसाइडेड एट नाउ बट ऑन द फ्यूचर डेट। फ्यूचर मार्केट में हम लोग जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो अपकमिंग फ्यूचर्स के लिए करते हैं, आने वाले समय के लिए करते हैं, तो उस तरह की मार्केट को हम फॉरवर्ड मार्केट कहेंगे। इस ऐसा एक मार्केट का फंक्शन आप पढ़ चुके हैं हेडजिंग में, जिसमें आप रेट को फ्रीज कर देते हैं फॉर फ्यूचर, कुछ वैसा ही है। और कुछ स्पेकुलेशंस के लिए भी फॉरवर्ड मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं। स्पेकुलेशंस का मतलब होता है सट्टेबाजी। सट्टेबाज जो होते हैं वो रेट को फ्रीज कर लेते हैं फॉर फ्यूचर टाइम के लिए, फ्यूचर में रेट को फ्रीज कर लेते हैं। उस तरह ट्रांजैक्शंस जो करते हैं 2 कंट्रीज, उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। सो हियर टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट के 2 चेंजेस पढ़े थे, ड्यू टू चेंज इन डिमांड और ड्यू टू चेंज इन सप्लाई। चेंज इन डिमांड में हमने 2 पढ़े थे, चेंज इन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। चेंज इन सप्लाई में भी हमने 2 पढ़े थे, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। एंड देन आफ्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द मीनिंग and its function, and here we have studied about the kinds of foreign exchange and spot market and forward market.
With these topics, this chapter ends, and from next video, we are going to study about the balance of payment. If you are having any doubts, you can comment me. I will answer your comments.